नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे। तो मैं कल और आज के वीडियो में मैंने यूनिट 10 अन्य गद्य विधाओं से प्रश्न करवाए 31 करके। तो आज के वीडियो में भी मैं 31 प्रश्न ही करवाऊंगी। यूनिट 10 से मैंने कभी जब से चैनल शुरू किया है मैंने एक बार भी यूनिट 10 से सेपरेट वीडियो नहीं उपलब्ध करवाए हैं एमसीक्यू के ऊपर। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी गद्य विधाएं लगी हुई है यूनिट 10 में, उन सब गद्य विधाओं के ऊपर मैं आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाऊं। तो कल के वीडियो में मैंने 2 गद्य विधाओं के ऊपर 31 प्रश्न करवाए थे। तो आज के वीडियो में भी मैं 2 गद्य विधाएं, जिसमें मुर्दैया प्रेमचंद घर में, ये 2 गद्य विधाएं जो हैं इनके एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। तो जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा था, डेली चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज के वीडियो में इन 2 गद्य विधाओं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को जो पहली बार आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज़ अगर आप चाहते हैं, वीडियो पसंद आता है तो। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, मुर्दैया किस विधा के अंतर्गत आती है, ये आपने बताना है। तो किस विधा के अंतर्गत आती है, तो ये एक आत्मकथा है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका सन क्या है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न बनता है, डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त है। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 2 खंडों में विभक्त है। विकल्प ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। मुर्दैया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोदकर बाहर लाने का प्रयास, पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। वो हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। कथन किसके हैं, ये आपने बताना है। ये जो दिया गया है कथन, ये किसका है, तो ये अखिलेश जी का है। अखिलेश जी का नहीं आएगा, तुलसी राम का है। विकल्प बी सही उत्तर होगा, तुलसी राम का है ये कथन। कथन किसका है, तो तुलसी राम का, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, कथन किसका है, अब ये बताना है आपने। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, ये कथन है लेखक के संदर्भ में। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेखक की आत्मकथा कितने उपशीर्षकों में विभक्त है। कितने उपशीर्षकों में विभक्त है, तो ये 7 उपशीर्षकों में विभक्त है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, मुर्दैया के उपशीर्षक में शामिल जो नहीं है वो आपने बताना है। मुर्दैया के उपशीर्षक में शामिल जो नहीं है, 7 शीर्षक हैं और इनमें से कौन शामिल नहीं है इन 4 ऑप्शन में से, वो आपने बताना है। तो जो शामिल नहीं है मुर्दैया की भू राजनीति, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है, मुर्दैया के लेखक के दादी का नाम क्या था। तो दादी का नाम बताना है। मुर्दैया के लेखक के दादी का नाम है इन 4 विकल्प में से मुसड़िया, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेखक बचपन में गांव वालों को क्या पढ़कर सुनाते थे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। लेखक बचपन में गांव वालों को क्या पढ़कर सुनाते थे, क्या पढ़कर सुनाते थे, तो ये सुनाते थे हनुमान नहीं, रामचरितमानस सुनाते थे। विकल्प सी इस प्रश्न का विकल्प सी ऑप्शन सही होगा। लेखक बचपन में गांव वालों को रामचरितमानस सुनाते थे पढ़कर। अगला प्रश्न बनता है, शैशव काल में ही मूर्खता जाने अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। वो 100 वर्ष से भी ज़्यादा जिंदा रही। उसके चेहरे तथा वहाँ से लटकते हुए चिचुक्के चमड़े उसकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते थे। गांव वालों का कहना था, मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसीलिए वो मरती नहीं है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का जो मांस खाता है वो बहुत दिन तक जिंदा रहता है। कथन किसके संदर्भ में है,
तो ये कथन है भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न बनता है लेखक के अलावा लेखक के गांव में अपशकुन किसे माना जाता था। लेखक के अलावा लेखक के गांव में अपशकुन माना जाता था जंगू पांडे को। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेखक के स्कूल जाने की शुभ मुहूर्त उनके पिता किससे पूछने गए थे। लेखक के स्कूल जाने की शुभ मुहूर्त उनके पिता किससे पूछने गए थे। तो ये पूछने गए थे अनामिका पांडे को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। कथन किसके संदर्भ में है। और ये बताना है आपने। ये कथन है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन के संदर्भ में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूं तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें से एक थे सोवियत संघ के सामूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे के डंगरिया कहने वाले सोनाई और तीसरे थे दड़ियाल जेधी चाचा। कथन किसके संदर्भ में है। तो ये कथन है मुर्दिया के गिद्ध तथा लोक जीवन के संदर्भ में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वह सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकला। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र का छाप छोड़ दिया था। हरदम घुड़सवार बुद्धि मेरी कल्पना से गुजरते रहे। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसीलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चय हो गया। किसके संदर्भ में ये कथन है। तो चले बुद्ध की राह के संदर्भ में ये कथन है। तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है इस तरफ अंबेडकर हॉस्टल के मेज तथा डुक्कू के पकोड़े की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कशी से गुजरती रही। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भाग हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मण के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे, किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग नहीं काम करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। कथन किसके संदर्भ में है। तो ये जो कथन दिया गया है ये कथन है आजमगढ़ में फाका कशी के संदर्भ में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद घर में किस प्रकार की विधा है। अब दूसरी गद्य विधा शुरू हो गई है। प्रेमचंद घर में किस प्रकार की विधा है। तो ये एक जीवनी है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। और इसका सन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ। तो 1880 में हुआ। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उन लोगों से वही आखिरी मिलन था, क्या वे बीते हुए दिन फिर खाने को नहीं मिलेंगे। दिन वही रहते हैं और रातें वही रहती हैं, साज मान वही रहते हैं, हाँ वह आदमी नहीं रह जाते। तब फिर कैसे कहा हाथ की वे ही दिन हैं। दुनिया का कारबार ज्यों का त्यों चलता रहता है। जिनके अच्छे दिन बीत जाते हैं वो हाथ मलते रहते हैं। हाँ यह स्थायी अस्वीकार हृदय के अंदर एक कसक पैदा करती रहती है। सच कहा जाए तो स्थायी वही चीज़ है जो दिल के अंदर दर्द पैदा करती रहे। कथन किसके संदर्भ में है। ये जो कथन दिया गया है तो ये कथन है शिवरानी देवी जी के संदर्भ में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है प्रेमचंद घर में है का प्रकाशन वर्ष क्या है। यहाँ पे मैंने प्रकाशन वर्ष ही पूछ लिया। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1944। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है प्रेमचंद घर में कितने भागों में है ये प्रेमचंद। तो 88 है 88। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमचंद घर में है का अमुख किसने लिखा है। तो इसका अमुख लिखा है
शिवरानी देवी ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, किस्मत का खेल कभी नहीं जाना जा सकता। बात तो यह है कि वे होते तो आज और बात होती। लिखना पढ़ना तो उनका काम ही था। मैं यह लिख नहीं रही हूँ, बल्कि शांति पाने का एक बहाना ढूंढ रखा है। बीसों वर्ष की पुरानी बातें याद करके मेरा दिल बैठ जाता है। मेरे वश में है ही क्या। हाँ, पहली बातों को सोचकर मुझे नशा सा हो जाता है। उस नशे से कोई उत्साह नहीं मिलता है, बल्कि एक तड़पन ही पैदा होती है। अब बीती बातों को याद करके बहला लेती हूँ। कथन किसके संदर्भ में है? तो ये कथन है शिवरानी देवी जी के संदर्भ में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो कृष्णा है। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो कृष्णा है। अगला प्रश्न है, शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमा को बाद में क्या नाम रखा गया? शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमा को बाद में क्या नाम रखा गया? तो विभव रखा गया। विभव। विकल्प बी सही उत्तर होगा। और ये शिवरानी देवी के अनुसार है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेमचंद घर के श्रद्धांजलि किसने लिखी है? किसने लिखी है? तो ये लिखी है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उन दिनों में अकेले महोबे में रहती थी। वह जब दौरे पर रहते तो मेरे साथ ही सारा समय काटते और अपनी रचनाएं सुनाते। अंग्रेजी अखबार पढ़ते तो उसका अनुवाद मुझे सुनाते। उनकी कहानियों को सुनते सुनते मेरी भी रुचि साहित्य की ओर हुई। जब वे घर पे होते मैं तब कुछ पढ़ने के लिए उनसे आग्रह करती। सुबह का समय लिखने के लिए वे नियत रखते। दौरे पर भी वह सुबह ही लिखते, बाद को मुआयना करने जाते। इसी तरह मुझे उनके साहित्यिक जीवन के साथ सहयोग करने का अवसर मिलता। किसके कथन है? तो ये कथन है शिवरानी देवी जी का कथन है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। मेरी शादी के 1 वर्ष बाद आपका कहानी संग्रह सो जो वतन प्रकाशित हुआ, उस पर मुकदमा भी चला। हम लोग महोबा में थे, वहाँ भी खुफिया पुलिस पहुँची। उसके बाद उनको कलेक्टर की आज्ञा मिली कि आगे आकर मुझसे मिले। कथन किसके हैं? तो ये कथन भी शिवरानी देवी के हैं। अब ये प्रश्न कैसे बनता है? तो ये प्रश्न दे के पूछ लिया जाएगा कि ये किस गद्य विधा से है, क्या किसके हैं। 2 तरह से प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है किस गद्य विधा से हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उनका कहना था कि अफसर बनकर इंसान नहीं रह जाता। ईश्वर मुझे इससे हमेशा दूर रखे। वह जिस हालत में रहते हमेशा खुश रहते हैं। उनको दुनियादारी की चीज़ों के पीछे रंज न था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हमका प्रेम उनसे बहुत था। उन्हीं को उनकी आंखें हमेशा हूँ दा भी रह करती। तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिए। उनका कहना था कि अफसर बनकर इंसान नहीं रह जाता। ईश्वर मुझे इनसे हमेशा दूर रखे। वो जिस हालत में रहते हमेशा खुश रहते हैं। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जिसको अपनी माँ को प्यार नहीं करते, वो देखते थे कि उन्हें क्रोध आता है। वो जो लड़का अपनी माँ को प्यार नहीं करता, उसे वे इतना हृदयहीन समझते कि क्या कहा जाए। कथन किसका है? तो ये कथन है शिवरानी देवी का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बनता है, उनका सिद्धांत था कि नौकर को नौकर मत समझो। नौकर तो अपना एक मददगार होता है। तुमको नौकर की ज़रूरत होती है, नौकर को तुम्हारी। दोनों को एक सी ज़रूरत होती है, ऐसा ही समझना चाहिए। वे अक्सर हम लोगों को ऐसा ही समझना चाहिए वे अक्सर हम लोगों को। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो कथन किसका है?
तो ये कथन है शिवरानी देवी का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब तो अपनी कमाई का पैसा पुरुष अपने पास ही रखे रहते हैं। जब उन बेचारियों को ज़रूरत होती है तो उनसे मांगना पड़ता है। इच्छा हुई तो कभी दे दिया, कभी इनकार करके हट गए। तब ऐसी हालत में मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि दोनों कमाएं। कथन किसके संदर्भ में है? तो ये भी कथन शिवरानी देवी का है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज के वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। तुम गलत कह रही हो। कानून का डंडा बहुत बड़ा, बहुत मजबूत होता है। उसके सामने सभी सिर झुका देते हैं। तब मानना ना मानने का सवाल ही रह नहीं जाता। आज अगर कानून पास हो गया तो बड़ा ही उपकार होगा। जो चीज़ धर्म पर छोड़ी जाती है वो मुर्दा है। उनका होना ना होना बराबर ही रहता है। कथन किसके संदर्भ में है? तो ये कथन है प्रेमचंद जी का। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज के 31 प्रश्न 2 गद्य विधाओं से मैंने करवाए। कल के वीडियो क्लास में मैं अन्य 2 गद्य विधाओं के ऊपर मॉक टेस्ट करवाऊंगी और साथ ही मैं प्रगतिवाद जो है टॉपिक उससे प्रश्न लेके आने वाली हूँ 50 प्रश्न, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद मिलेंगे। और प्रगतिवाद के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो क्लास उपलब्ध करवा दी है। प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ में देख सकते हैं आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।